अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं विद क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहला पार्ट जो पढ़ना है दैट इज द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर और द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके अंदर हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले एटमॉस्फेयर है क्या? तो अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट ऑफ गैस प्रेजेंट है and that is in position because of the gravitational influence of the earth. So जो gases present है around the earth, blanket of gas present है, and that blanket of gas is held in place because of the gravitational influence of the earth. तो अगर कोई भी बोले कि रीजन क्या है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, सो द रीजन इज द ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो अर्थ पे एटमॉस्फेयर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। जब हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ का ओरिजिन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। ये सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, उसमें हम पढ़ चुके हैं कैसे बिग बैंग थियरी देखा था। 13.7 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग होता है एंड धीरे धीरे फिर प्लैनेट्स का भी फॉर्मेशन होता है आगे चल के 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। तो हमारा अर्थ उस टाइम बना, जब अर्थ बना था, अर्थ जब फॉर्म हुआ था, उस टाइम पर वो बहुत हॉट था। धीरे धीरे कूलिंग होती जाती है। कूलिंग होता है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है ना, कूलिंग हो रही है। एंड एट द सेम टाइम ये भी याद रखेंगे, उस टाइम पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जब अर्थ का एटमॉस्फेयर फॉर्म हो रहा है, उस टाइम पर सबसे ज्यादा जो गैसेस थे वो हाइड्रोजन और हीलियम थे। हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है। फिर धीरे धीरे जब ऊपर का लेयर सॉलिडिफाई हो गया, लेकिन अर्थ के अंदर अभी भी हीट है। आज भी मैग्मा प्रेजेंट है अर्थ के अंदर। तो उस हीट की वजह से प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, और वो प्रेशर रिलीज होता है थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एरप्शन। तो इसके बाद में वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, डी गैसिंग के थ्रू और भी काफी सारे गैसेस आ जाते हैं, स्पेशली द ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर। याद रखना, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। सो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू जो ग्रीन हाउस गैसेस थे वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया एंड इवन वाटर वेपर। वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस का पार्ट है। वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर भी है, धीरे धीरे और कूलिंग होगी, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश होगी। अब जो अर्थ पर कुछ डिप्रेशंस बने हुए थे, उन डिप्रेशंस में जाकर ये पानी इकट्ठा हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा सी का, और कूलिंग होगी। फिर धीरे धीरे हम देखते क्या है कि लाइफ भी स्टार्ट होती है। ओशियन से लाइफ शुरू हुई थी ऑलमोस्ट 3.9 बिलियन और 8 बिलियन, 3.8 बिलियन ईयर्स के अराउंड। जो लाइफ की शुरुआत हुई थी वो ओशियन से हुई थी। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वहां से लाइफ की शुरुआत हुई है। तो जब वो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे ना ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन फिर रिलीज होगा। तो धीरे धीरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होने की वजह से भी हमारा एटमॉस्फेयर मॉडिफाई होगा। तो सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज था एटमॉस्फेयर का, उसको हम प्राइमरी या प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर कहेंगे। उसके बाद सेकेंडरी एटमॉस्फेयर आएगा, जब डीगैसिंग हुई। और उसके बाद जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब मॉडिफाई कर रहे हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को, उसको हम टर्शरी एटमॉस्फेयर बोलेंगे। तो पढ़ लेते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैस अराउंड द अर्थ which is held in position by the gravitational influence of the earth. The reason for the existence of atmosphere is the gravitational influence or the gravity of the earth. When we talk about earth, its origin is about 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। जो फर्स्ट गैस और एलिमेंट था एटमॉस्फेयर में, दैट वाज हाइड्रोजन और हीलियम। हमने पढ़ा प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर जो था, इट वाज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। और वो प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर खत्म कैसे हो गया, तो जब सोलर विंड्स का पढ़ा था कि सोलर विंड्स आते हैं, उसकी वजह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो स्ट्रिप ऑफ हो जाता है। ठीक है। और उस टाइम अर्थ हॉट भी काफी है, तो एक्सपेंशन भी होती है गैसेस की, एंड देन वो स्केप कर जाता है। तो इस वजह से प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। उसके बाद हम सेकेंडरी एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। सो मोस्ट अबंडेंट गैस इन यूनिवर्स वाज हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट,
डी गैसिंग क्या है? डी गैसिंग वॉल्केनिक एरप्शन जब होती है ना, तो उससे गैसेस रिलीज होते हैं। तो डी गैसिंग में सारे गैसेस रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोले थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होता है इसमें, बट कहीं कहीं पे पढ़ा है कि थोड़ा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन तो नहीं रहता। ठीक है, देखते हैं द स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसा मैं कह रहा था, प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम। और इसके एग्जिस्टेंस का रीजन क्या था, क्यों बना एटमॉस्फेयर, क्यों क्रिएट हुआ था? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। This primordial atmosphere was lost due to expansion of gases, leading to escape of primary atmosphere. But at the same time, strip off भी हुआ था। Primordial atmosphere strip off भी हुआ था because of the influence of solar winds. Solar winds की वजह से वो strip off हो गया था। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में डी गैसिंग पढ़ा था, डी गैसिंग होती है। वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं, उसकी वजह से डी गैसिंग होती है। डी गैसिंग से कुछ ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं। वो गैसेस रिलीज हुआ, उन गैसेस में वो सारे गैसेस थे एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कहीं कहीं पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारे गैसेस थे उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं मेजरली। याद रखना ग्रीन हाउस गैस में कि वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है। ड्यू टू ग्रेविटी, जो डेंसर गैसेस, अब क्या होगा, धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से जो डेंसर गैसेस हैं वो नीचे आ जाएंगे, टुवर्ड्स द सरफेस, क्लोज टू द सरफेस डेंसर गैसेस आ जाएंगे। और जो लाइटर गैसेस हैं वो स्केप कर जाएंगे, वो आउटर स्पेस में चले जाएंगे। सो दिस वाज द सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। समझ गए? टर्शियरी एटमॉस्फेयर, टर्शियरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जब हम इनिशियल स्टेज में देखते हैं एटमॉस्फेयर में कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन का क्वांटिटी इंक्रीज होता है। ऑक्सीजन इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर में। कैसे? दो प्रोसेसेस की वजह से। एक तो है ये फोटोसिंथेसिस और दूसरा है फोटोलिसिस। फोटोसिंथेसिस और फोटोलिसिस, इन दो प्रोसेसेस के थ्रू ऑक्सीजन का क्वांटिटी इंक्रीज होता है। जब तक डीगैसिंग वाला फिनोमेना हो रहा है सेकेंडरी एटमॉस्फेयर वाले टाइम तक, हमको ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है एटमॉस्फेयर में। बट धीरे धीरे क्या होगा, टर्शरी एटमॉस्फेयर वाले स्टेज में, बिकॉज ऑफ द टू प्रोसेसेस फोटोसिंथेसिस एंड फोटोलिसिस, हमको हमको दिखेगा कि अब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। हायर कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, डी गैसिंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आया है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जब कॉन्सेंट्रेशन है, धीरे धीरे होता है क्या, पहले कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एटमॉस्फेयर में फैल गया, फिर उसके बाद जहां जहां जिन डिप्रेशंस में वाटर इकट्ठा हुए थे, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में भी डिसॉल्व हो रहा है, और वाटर के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब वाटर के अंदर लाइफ की शुरुआत होती है, लाइफ शुरू होता है, और वहां पर जब साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी और जो एक्वेटिक प्लांट्स बनते हैं, वो धीरे धीरे रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस भी हुआ था उस टाइम पर। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जब ऑक्सीजन सैचुरेट कर जाएगा पूरे ओशियन को, व्हेन ओशियन इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। तो वहीं से धीरे धीरे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया। तो बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोलिसिस क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की वजह से क्या होता है कि जो वाटर वेपर है ना, वो H2 और O2 में स्प्लिट कर जाता है, दैट इज नोन एज फोटोलिसिस। फोटोसिंथेसिस और फोटोलिसिस, इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी ट्रिगर हुआ। आगे बढ़ते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, क्या इसकी वजह से चेंजेस आएंगे एटमॉस्फेयर में? बिल्कुल आएगा चेंजेस। तो ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, हम कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में ये चीजें पढ़ा है। रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इज ग्रेविटी। ओरिजिन अगर देखोगे, अर्थ का ओरिजिन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, तब टेम्परेचर बहुत हाई थी। फर्स्ट गैस और एलिमेंट जो यूनिवर्स में हमको दिखता है वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। यही मोस्ट अबंडेंट भी है, हाइड्रोजन और हीलियम। एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर में प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर बना, जो कि मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। क्या हुआ, इट वाज लॉस्ट, क्यों? क्योंकि इस सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो गैसेस का एक्सपेंशन हुआ, दे एस्केप द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और साथ ही साथ सोलर विंड्स का इम्पैक्ट भी, जिससे स्ट्रिप ऑफ हो जाता है। सेकेंड इज सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर
लगभग 2 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी, वॉल्केनिक एरप्शंस हुए। बताया था ना कि प्रेशर इतना हो गया, प्रेशर रिलीज कैसे होगा, वॉल्केनिक एरप्शंस के थ्रू। तो उस टाइम पर उससे गैसेस रिलीज होते हैं, जो गैसेस रिलीज होता है वो मेनली हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स, ये सारे। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं दिखता है। ठीक है। टर्शियरी एटमॉस्फेयर, टर्शियरी एटमॉस्फेयर के केस में धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, कब, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर वाले स्टेज पे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रिगर होगा ग्रीन प्लांट्स का ग्रोथ। ग्रीन प्लांट्स जब बन गए तो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू रिलीज करेंगे ऑक्सीजन। ये रिएक्शन है, CO2 plus H2O in the presence of sunlight and water, it gives C6H12O6 plus O2। यहाँ से ऑक्सीजन आएगा। और दूसरा जो है वो फोटोलिसिस वाला रिएक्शन है, H2O in the presence of H nu which is sunlight, it breaks into H2 plus O2। सो ये फोटोलिसिस वाला रिएक्शन है। इन दोनों चीजों की वजह से कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज ट्रिगर हो रहा। तो यही एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर दिया हुआ है कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर, सेम चीज है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन। एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ कैसे सकते हैं, तो सबसे पहली चीज, प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर के टाइम पर ऐसा हुआ था। सबसे पहले सोलर विंड और सोलर हीट वेव्स का इम्पैक्ट देखते हैं। बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड्स और सोलर हीट वेव्स क्या होता है कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर था ना वो स्ट्रिप ऑफ हो गया, थिनिंग हो गई। ठीक है। दूसरी चीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे यहाँ देखो ये ओशियन है हमारा, ओशियन के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, वॉल्केनिक एरप्शंस हुए, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वो पूरा फैल गया एटमॉस्फेयर में। उसके बाद में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, बारिश होगी जब, वो सब डिजोल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड अब वाटर में भी प्रेजेंट है। जिन डिप्रेशंस में जहां पर ओशंस क्रिएट हुए हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है इसमें। और यही ओशन से ही लाइफ की शुरुआत होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी बना। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस से वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब ऑक्सीजन यहाँ डिजोल्व है पूरे वाटर में। जब ये पूरा ओशियन वाटर सैचुरेट हो जाएगा, मतलब जितना होल्ड कर सकता है, जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये होल्ड कर सकता है, जब उतना डिजोल्व हो जाएगा ऑक्सीजन इसमें और उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो अब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता चले जाएगा। तो ये है यहाँ पर। नेक्स्ट इज, यहाँ पर हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, अर्ली एटमॉस्फेयर में मॉडिफिकेशंस कैसे हुए आज के टाइम पर, ये हम कॉम्पोजिशन देखेंगे और फ्यूचर में भी मॉडिफिकेशंस कैसे होगा। तो अर्ली एटमॉस्फेयर में या अभी जो प्रेजेंट कॉम्पोजिशन है या फ्यूचर, मॉडिफिकेशंस कैसे हुए हैं। मॉडिफिकेशंस हमने पढ़ा सोलर वेव्स के थ्रू स्ट्रिप ऑफ हुआ एटमॉस्फेयर। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेसिस याद रखो, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम देख सकते हैं। वेदरिंग, वेदरिंग की वजह से, अगर वेदरिंग होती है, रॉक्स और बाकी चीजों में गैसेस भी तो प्रेजेंट है ना, अगर वेदरिंग होगी, ब्रेक होगा, तो वो गैसेस भी रिलीज होंगे, तो एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन उससे भी चेंज हो सकता है। वॉल्केनिज्म, यस, डीगैसिंग का फेनोमेना पढ़ा है, उसी से ही सारे ग्रीन हाउस गैसेस आए हैं। अब ये हमारा कॉम्पोजिशन है, ये याद करना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सीक्वेंस है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, विच इज 78%, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 21% है। इन दोनों को अगर देखोगे टुगेदर, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू 99%। तो दोनों को अगर साथ में देखोगे, 99% हमारा ये एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन 99% N2 और O2 है। उसके बाद में, विच इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड इज आर्गन विच इज एन इनर्ट गैस। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चार तो याद करना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबको याद रहता है। उसके बाद में एक इनर्ट गैस है विच इज आर्गन। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसको याद रखेंगे, ये सारे के सारे इनर्ट गैस है और लास्ट में एक हाइड्रोजन दिख रहा है। तो नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन। उसके बाद जेनॉन और हाइड्रोजन। तो ये सारे हमारे, इसको याद करने का तरीका सर बताए थे, नी कर जिही वाला पैटर्न। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नी ही कर जिही। ठीक है। सो नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन और हाइड्रोजन। ठीक है।
तो ये हो गया। अब और कैसे चीजें हो सकती है मॉडिफिकेशंस? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से आ सकता है, नेचुरल फैक्टर्स की वजह से आ सकता है। तो फैक्टर्स कॉजिंग चेंज इन एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन, एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन में चेंजेस आएंगे कैसे? तो अभी देखो, एक तो पढ़ा ही है सोलर विंड या सोलर हीट वेव्स लिखे हुए हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के थ्रू, ये भी पता है, ये अभी पढ़ भी लिया है। फोटोसिंथेसिस, रिलीज हो रहा है ना ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। मीटेरॉइट का इम्पैक्ट, अगर मीटेरॉइट आया है वो हिट करता है, अगर उससे भी गैसेस रिलीज हो। वॉल्केनिज्म के थ्रू, हाँ, डीगैसिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स होगा तो वहां पे भी क्रैक्स ये सब आएगा, फॉल्ट्स आएंगे, उससे रिलीज होगा। वॉल्केनिज्म भी होगी उस टाइम पर, तो उससे भी रिलीज होगा। तो ये सारे हमारे नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन चेंज करता है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा रीजन है। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स कोल बेस्ड होते हैं। 52% इलेक्ट्रिसिटी शायद थर्मल पावर प्लांट से ही जनरेट होती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वन ऑफ द रीजंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ा रीजन है। ऑटोमोबाइल्स को जो यूज करते हैं हम, वो भी पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं। चेंज इन लैंड यूज पैटर्न, अगर लैंड यूज पैटर्न चेंज हो जाए, मान लो कहीं पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जैसे मीथेन भी रिलीज होता है कुछ एरियाज में एग्रीकल्चर की वजह से, ठीक है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमोबाइल्स हो गए, देन चेंज इन लैंड यूज पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंसोलेशन। अब इंसोलेशन क्या है? ठीक है, इंसोलेशन क्या है? कोई भी एरिया, पर यूनिट एरिया, मान लीजिए कहीं पर भी मैं ले लूं, लेट्स से कोई एक एरिया है, जो वो अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करेगा पर यूनिट टाइम, उसी को बोलते हैं इंसोलेशन। सो इट इज द अमाउंट ऑफ सनलाइट विच इज रिसीव्ड बाय एन एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम किसी भी एरिया में, यूनिट एरिया में जो अमाउंट ऑफ सनलाइट आता है उसी को हम इंसोलेशन बोलते हैं। इंसोलेशन नाम से ही पता चल रहा है, इंसोलेशन, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंसोलेशन। अब यहाँ पर ये सन है, ये इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है, ठीक है। और ये इंसोलेशन, यहाँ पर हम ये जो वैल्यू है ये याद कर सकते हैं, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। अच्छा, एक चीज और, सोलर सिस्टम में हम पढ़े थे कि जो मास है ना सन का, दैट इज 99.8% ऑफ द टोटल मास ऑफ सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास सिर्फ सन का ही है, 0.2% में बाकी सब कुछ आता है, ठीक है। अर्थ रिसीव्स ओनली 2 बिलियन पार्ट्स ऑफ इंसोलेशन। अब जितनी भी यहाँ से सन, मतलब सन से जो भी इंसुलेशन आ रहा है अर्थ के ऊपर, 2 बिलियंथ पार्ट पहुंचता है, मतलब 500 मिलियन, 1/2 बिलियन, इतना पहुंचता है अर्थ पे। इनकमिंग रेडिएशन शॉर्ट वेव होते हैं, आउटगोइंग रेडिएशन लॉन्ग वेव होते हैं। टाइम कितना लगता है सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में? 8 मिनट 20 सेकेंड्स का टाइम लगता है। सनलाइट को अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड्स, 8 मिनट 20 सेकेंड्स। तो इतना क्लियर है। सबसे पहले मास याद रखेंगे, 99.8%। जो हमारा सन है वो पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास है। इंसोलेशन समझ गए, द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय एन एरिया और बाय यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंसोलेशन। नेक्स्ट, इंसोलेशन की वैल्यू 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अर्थ रिसीव करता है 500 मिलियंथ पार्ट ऑफ इंसोलेशन, अर्थ रिसीव करता है, मतलब 2 बिलियंथ पार्ट ऑफ इंसोलेशन, हाफ नहीं, 1/2 बिलियन, और 2 बिलियंथ पार्ट ऑफ इंसोलेशन। इनकमिंग रेडिएशन इज शॉर्ट वेव, आउटगोइंग रेडिएशन इज लॉन्ग वेव, ठीक है। टाइम कितना लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगता है इसको अर्थ तक पहुंचने में। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हायर वी गो कूलर वी फील, ऐसा बोलते हैं। जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडा रहेगा, उतना कम टेम्परेचर रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन नीचे ज्यादा रहता है। दूसरा, एटमॉस्फेयर में जो हीटिंग हो रही है उसके लिए इनकमिंग सोलर रेडिएशंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो अर्थ की सरफेस से वापस रिलीज होगा ना, मतलब अर्थ, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन आएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ये रिलीज करेगा, पहले एब्सॉर्ब करा एंड यहाँ से रिलीज हो रहा होगा। सो इसको, ये जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर की हीटिंग होती है। तो हीट सोर्स अगर नीचे है, जब मैं हीट सोर्स के पास रहूंगा तो फिर मेरे को ज्यादा गर्मी लगेगी।
ठीक है, अगर मैं हीट सोर्स से दूर जाऊंगा तो हमें कुछ ठंड लगेगी कंपेयर टू जब मैं पास में हूँ। तो इस वजह से, क्योंकि जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो रिस्पॉन्सिबल है एटमॉस्फेरिक हीटिंग के लिए। इसी वजह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वी फील कूलर। ऊपर जाते हैं तो ठंडा फील होता है, नीचे रहते हैं तो गर्मी रहती है एटमॉस्फेयर में। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। इसका रीजन ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन भी है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेशन। ये क्या है? इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, जो सनलाइट आ रहा है दैट इज शॉर्ट वेव। इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, नाम से ही पता चल रहा है इनकमिंग जो आ रहा है शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव है सोलर रेडिएशन, सन से आ रहा है इसलिए सोलर रेडिएशन। तो इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, इस इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन की वजह से कोई हीटिंग नहीं होती है। एक चीज और, हमारा जो एटमॉस्फेयर है दैट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, लेकिन वो ओपेक है टू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये याद रखना है। ठीक है, तो इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, इसकी वजह से कोई हीटिंग नहीं होती है। हीटिंग होती है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से। सो आउट गोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दिस कॉजेज हीटिंग। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? दिस इज एन अरेंजमेंट, अरेंज करा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को on the basis of increasing wavelength and decreasing frequency. So the arrangement of electromagnetic waves on the basis of increasing wavelength and decreasing frequency is known as electromagnetic spectrum. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है? गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। ये सीक्वेंस याद कर सकते हैं बिकॉज एक बारी क्वेश्चन तो आया यूपीएससी में जहाँ पे रेडियो वेव्स का पूछा था शायद से। ठीक है, सो गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। ठीक, अब हम जो विजिबल लाइट होती है उसका अगर देखोगे फ्रीक्वेंसी और ये हमारा वेवलेंथ, वेवलेंथ जो होता है वो 400 से 700 के बीच होता है। फ्रीक्वेंसी मेरे को लगता है 10 टू द पावर 14 से 10 टू द पावर 15 के बीच में होता है, बट एक बार मैं चेक कर लूंगा उसको। ठीक, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड। अब जो हमारा सोलर रेडिएशन आ रहा है, इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, ठीक है, उसमें हमारा यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड वाला पार्ट है। तो अब यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड कितना कितना है वो देखते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें इंफ्रारेड होता है और यही इंफ्रारेड रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हीटिंग ऑफ द एटमोसफेयर। विजिबल लाइट की वजह से हीटिंग नहीं होती है, यूवी की वजह से हीटिंग नहीं होती है, हीटिंग होती है इंफ्रारेड की वजह से। इंफ्रारेड की वजह से हीटिंग होती है। और सोलर जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसमें सबसे ज्यादा मेरा इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन में इंफ्रारेड। ठीक है, तो विजिबल कितना है, यूवी कितना है और इंफ्रारेड कितना है वो देखते हैं। इंफ्रारेड इज 53%। 53% इंफ्रारेड है, 50% से ज्यादा है, 53% इंफ्रारेड है। विजिबल 42% है और यूवी 5% है। इंफ्रारेड इज 53%, विजिबल इज 42% एंड यूवी इज 5%। याद रखेंगे 53, 42 एंड 5, दो याद है तो तीसरा रहेगा ही। सबसे कम इसमें यूवी है, सबसे ज्यादा इंफ्रारेड है। सीक्वेंस, सबसे ज्यादा इंफ्रारेड, देन visible, then UV. Okay, so infrared is 53%, visible is 42%, and UV is 5%. Infrared 53, visible 42, UV 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अल्ट्रावायलेट रेज की बात कर लेते हैं। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट की वजह से क्या होता है? कैंसर होता है, ये हमको पता है। स्किन एजिंग होगी, कैंसर होएगा। अगर अल्ट्रावायलेट के तीन टाइप्स हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी। याद ये रखना, जो विटामिन डी से हम बोलते हैं ना, विटामिन डी, उससे वो किस में होता है? वो इस यूवी बी वाले रेडिएशंस में होता है। मतलब अल्ट्रावायलेट का जो टाइप बी है उसमें होता है विटामिन डी, विटामिन डी सिंथेसिस होता है स्किन में। ठीक है, तो कैंसर हो सकती है इनसे, और क्या हो सकता है? स्किन एजिंग हो सकती है। जो सी है वो बहुत कम पहुंचता है अर्थ तक, वो जो सी है वो बहुत कम पहुंचता है अर्थ तक। ठीक है, अब हमको पता है कि ये जो यूवी रेज है उससे हमारा एटमॉस्फेयर हमको प्रोटेक्ट करता है। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है विच इज नोन एज द ओजोन लेयर।
ओजोन लेयर क्या करता है, जो यूवी रेज आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं ना यूवी रेज से बचाता है ओजोन लेयर। तो क्या है स्पेशलिटी ओजोन लेयर की जो वो यूवी रेज से बचा रहा है? वो क्या करता है, वहां पर कुछ रिएक्शंस होते हैं, मतलब यूवी रेज की जो एनर्जी है वो उस रिएक्शन में कंज्यूम हो रही है। रिएक्शन क्या हो रहा है, O3 जो है उससे ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, देन वो फिर कंबाइन करके O2 और O3 वापस ओजोन बना लेगा। बट ये रिएक्शन चलता रहता है, वहां पे यूवी रेज की जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है O3 को O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने में। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो हमारे ये होते हैं क्या बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि CFCs, SFCs, CCl4, ये सब क्या करते हैं, ये जाकर इन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं। तो जब कंबाइन कर जाएंगे तो वापस से तो ओजोन बनेगा ही नहीं, इसी वजह से ओजोन होल का प्रॉब्लम आता है, ओजोन होल वाली प्रॉब्लम आती है। अगर यूवी रेस नीचे जमीन तक पहुंच गया, हमारे स्किन पे पड़ेगा तब तो कैंसर होगा, बट यूवी रेस से सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती है। तो एक और चीज याद रख सकते हैं यूवी रेज के बारे में, कि जब यूवी रेज नीचे पहुंचेगा जमीन पे, इट ऑल्सो किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मर जाएंगे। तो उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी, जो बैक्टीरिया है वो बढ़ गया, ठीक, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। विजिबल लाइट का अभी मैं बात कर रहा था, विबग्योर हम जानते हैं, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो देखो वेवलेंथ इज 700 एंड फ्रीक्वेंसी इज 10 की पावर 14। जब मैं वायलेट लाइट की बात करता हूँ, वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है इन विजिबल रेंज। तो 400 नैनोमीटर्स है एंड 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में बताया था, इंफ्रारेड क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशंस में यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, आउट गोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसी को एब्जॉर्ब करता है ग्रीन हाउस गैसेस। हमारा जो एटमोस्फेयर है दैट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन बट ओपिक टू आउट गोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया, जो भी रिलीज हो रहे थे, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नॉक्स हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सब एब्जॉर्ब करता है किसको, इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल, सॉरी, यस, आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उसको ये एब्जॉर्ब करता है एंड दैट लीड्स टू हीटिंग ऑफ द एटमोस्फेयर। सो इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है एटमोस्फेरिक हीटिंग के लिए, एटमोस्फेरिक हीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसी को ही एब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब इसको डिवाइड करा हुआ है नियर, मिड और फार इंफ्रारेड में। अच्छा, एक चीज जो ऊपर देखा था क्या था, कि विजिबल, यूवी और इंफ्रारेड में सबसे ज्यादा कौन है सोलर रेडिएशन में, तो सबसे ज्यादा है इंफ्रारेड 53%, उसके बाद है हमारा विजिबल, विजिबल कितना 42%, और सबसे कम यूवी विच इज 5%। तो यही चीज यहाँ पे लिखा था। ठीक है, विजिबल लाइट इज अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव्स, ये हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल वेव्स वैसे पढ़ा भी है, ग्रेविटेशनल वेव क्या होता है, दैट इज बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम। ग्रेविटेशनल वेव्स जो है ना वो क्रिएट होते हैं, बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल वेव्स उसी से जनरेट हो रहा होगा, जब भी कोई मैसिव ब्लैक होल्स अगर एक दूसरे के सामने रोटेट कर रहे हो, उससे भी, मतलब कोई भी बहुत मैसिव चीज है उससे ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट हो रहा होता है। तो विजिबल लाइट इज अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव्स, लाइट की भी बेंडिंग हो जाती है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव्स हैं तो लाइट की भी बेंडिंग हो जाती है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी सर बताए थे साइंस टेक वाले में। हम्म, तो नेक्स्ट स्टार्ट करना है द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन इंसोलेशन, बट मैं एक बारी पहले खुद रिवाइज कर लेता हूँ। तो रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, एटमॉस्फेयर क्या है, रीजन क्या है एटमॉस्फेयर के एग्जिस्ट करने के लिए, दैट इज द ग्रेविटी। फिर हमने देखा कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन, डी गैसिंग के थ्रू काफी सारी चीजें आई, ग्रीन हाउस गैसेज आए मोस्टली, जिसमें याद रखना है कि ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर। ठीक, उसके बाद स्टेजेस पढ़ा था, प्राइमोरियल एटमॉस्फेयर जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम था, ये लूज हो जाता है बिकॉज ऑफ द सोलर विंड्स, और साथ ही साथ जो एक्सपेंशन हुआ था गैसेस का बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में डी गैसिंग वाला पार्ट पड़ा था, जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसेस मोस्टली आते हैं। टर्शियरी वाले में ये था कि जो फोटोसिंथेसिस और फोटोलिसिस का प्रोसेस है उससे कैसे हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें ऑक्सीजन
धीरे धीरे इंक्रीज करने लग जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर थी। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन। कुछ नेचुरल रीजंस हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं। नेचुरल में हमने पढ़ा था सोलर वेव्स, सोलर वेव्स की वजह से स्ट्रिप ऑफ हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के थ्रू होगा। वेदरिंग, वेदरिंग की वजह से भी अगर ब्रेक होता है रॉक्स तो गैसेस वगैरह रिलीज होंगे। वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म होती है तो डीगैसिंग का फिनोमेना रहता है। उसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स वॉल्केनिज्म ही होगा। मीटेरॉइड का इम्पैक्ट, अगर मीटेरॉइड आकर हिट कर रहा है तो गैसेस रिलीज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। देन एंथ्रोपोजेनिक में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होगा, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स है उसके थ्रू, ऑटोमोबाइल्स, उससे भी हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं। चेंज इन लैंड यूज पैटर्न, ठीक है। उसके बाद हमने ये कॉम्पोजिशन पढ़ा था, कॉम्पोजिशन याद करना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर निहीगर्जी, ऐसे करके याद रखेंगे। इंसोलेशन पढ़ा था, द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज इंसोलेशन। इंसोलेशन की वैल्यू 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमको ठंडा फील होता है, इस पे आए थे। एंड उससे पहले कि इनकमिंग जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस है, जो इनकमिंग रेडिएशन है दैट इज शॉर्ट वेव, जो आउटगोइंग रेडिएशन है दैट इज लॉन्ग वेव। हमारा जो एटमोस्फेयर है दैट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, बट इट इज ओपेक टू आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ऊपर जैसे जैसे जाते हैं हमको ठंडा फील होता है, क्यों? क्योंकि हम हीटिंग सोर्स से दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एटमोस्फेयर जो है वो हीट हो रहा है बिकॉज ऑफ द आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इट इज नॉट हीटेड बिकॉज ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन। इनकमिंग रेडिएशन की वजह से हीट नहीं हो रहा है। दूसरा कि ऊपर जैसे जैसे जाओगे ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से भी ऊपर जाते हैं तो ठंडा फील होता है। अच्छा, अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है सनलाइट को? 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगता है। प्रॉपर्टीज पढ़ा था, इनकमिंग वाला शॉर्ट वेव, आउटगोइंग वाला लॉन्ग वेव, इससे हीटिंग नहीं होती है और आउटगोइंग वाले से हीटिंग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, अरेंज करा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे गामा, एक्सरे, यूवी विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो रेडियो। उसके बाद हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसमें सबसे ज्यादा इंफ्रारेड रहता है 53%। इंफ्रारेड की वजह से ही हीटिंग होती है। सेकंड पोजीशन पे हमारा विजिबल वाला 42%, और जो बच गया विच इज 5% वो है हमारा यूवी। ठीक है, यूवी के टाइप्स पढ़े थे ए बी सी। यहाँ पर सी जो है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है, ए और बी पहुंच पाता है। विटामिन डी सिंथेसिस बी से एसोसिएटेड है, ए और बी दोनों से ही स्किन एजिंग और कैंसर्स होंगे। और उसके बाद जब यूवी रेज की बात कर रहे थे, यूवी रेज की वजह से अगर वो अर्थ पे पहुंच जाए तो सॉइल फर्टिलिटी भी खत्म होता है, बिकॉज इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया को किल कर देता है। फिर हमारा यूवी जो रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन से कौन हमको सेव कर रहा है? दैट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है और ओजोन लेयर हमको सेव कर रहा है यूवी रेडिएशन से। क्यों? क्योंकि यूवी रेडिएशन जो है उनकी एनर्जी को वो यूज कर लेता है रिएक्शन में। जो O3 है वहां पर ओजोन, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, फिर वो नेसेंट ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं, वापस से O3 बना देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन ये सब कंबाइन करके। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, देन CCl4 हो गया, हाइड HFCs भी होते हैं, तो इन सब की वजह से वहां पर वापस से क्या होता है कि ये जाकर ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं, तो ओजोन डिप्लीट होने लग जाता है। विजिबल लाइट का हमने देख लिया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अगर हम देखें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? रेड की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? वायलेट की। याद रखना कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। इंफ्रारेड वाले में हमने पढ़ा था कि जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमोस्फेरिक हीटिंग, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इसी को ऑब्जॉर्व करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज का एग्जांपल देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, SO2, नॉक्स, ये सारे हो गए। डिवाइडेड इन नियर, मिड एंड फार इंफ्रारेड। विजिबल लाइट की वजह से, ये याद रखना, विजिबल लाइट की वजह से क्या होगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से। सो विजिबल लाइट जो है वो भी अफेक्टेड होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। जहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाँ, बेंडिंग ऑफ स्पीड, सॉरी, स्पेस एंड टाइम, ग्रेविटी की वजह से बेंडिंग होती है स्पेस टाइम की। ग्रेविटेशनल वेव्स हम बोलते हैं ना, ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है? बेंडिंग हो रही है। ग्रेविटी इज व्हाट? दैट इज बेंडिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो जो विजिबल लाइट भी है ना वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बेंड कर जाता है, ये यहाँ पर बोल रहे हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेल में साइंस एंड टेक में है। तो दैट्स इट। अब नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन इंसोलेशन, बट वो नेक्स्ट वाले पार्ट में।